तो देखिए लास्ट क्लास में लीनियर मॉडल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये कंडीशंस हमने देखी थी। तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो इस फॉर्म में है इन चार कंडीशंस को होल्ड करेगा तो वो लीनियर मॉडल कहलाएगा, या उसे हम कहेंगे गॉस मार्कोव सेटअप। ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। तो मॉडल जो होता है लीनियर मॉडल या गॉस मार्कोव लीनियर सेटअप जिसे हम कह रहे हैं, इसे इस तरह से हम लिखेंगे वाई वेक्टर इक्वल टू ए बीटा वेक्टर प्लस ई वेक्टर। यहाँ पर ये कंडीशन हमने दी थी, ई वेक्टर फॉलोज नॉर्मल विथ मीन जीरो वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वायर आई। डिस्पर्जन मैट्रिक्स का यहाँ पर मीनिंग है भाई जो ई वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वाई वेक्टर है, वाई वेक्टर में एन कंपोनेंट्स हैं और बीटा वेक्टर में पी कंपोनेंट्स है। दैट इज वी हैव पी पैरामीटर्स। हमारे पास यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हैं? पी पैरामीटर्स हैं, और हमने इन पी पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे लिखूं तो वाई वेक्टर इक्वल टू, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एन कंपोनेंट है, और ये एन कंपोनेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस वेक्टर कहलाता है। दिस वाई वेक्टर इज नोन एज ऑब्जर्वेशन वेक्टर एंड इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, वाई वन वाई टू अप टू वाई एन। और ए हमने बोला था दिस इज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जनरली नोन होती है। ठीक है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स कांस्टेंट होंगे, नोन होंगे। बीटा वेक्टर दिस इज कॉल्ड पैरामीटर वेक्टर। इस पैरामीटर वेक्टर में हमारे पास पी पैरामीटर्स हैं, तो इन पी पैरामीटर्स को हमने क्या करना होता है? एस्टिमेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द लीनियर दिस लीनियर मॉडल। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज लीनियर एस्टिमेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ई वेक्टर है, सारी कंडीशन इसी ई वेक्टर पे बेस्ड है। तो ई वेक्टर में एन कंपोनेंट्स हैं, ई वन ई टू अप टू ई एन। अब इन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है भाई, ये सारे कंपोनेंट क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, और इनका एक कॉमन वेरिएंस है। तो इसे जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वेरिएंस ऑफ ई आई हम लिखें, ith एरर कंपोनेंट, this will be equal to sigma square, and this is for all I varies from 1 to up to n। तो हर एरर कंपोनेंट का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और दो एरर कंपोनेंट्स के बीच में जो को वेरिएंस होगा ये ज़ीरो होगा। दैट मीन्स ई आई एंड ई जे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होगी, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, यानी i की वैल्यू अगर 1 है तो फिर j की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, वो 2 3 4 अप टू n होगा। तो ये कोवेरिएंस बिटवीन e1 कॉमा e2 e3 e4 अप टू en, दिस इज इक्वल टू 0। तो सारे ये जो एलिमेंट्स हैं, एरर टर्म्स हैं यहाँ पर, ये सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, और इनका एक कॉमन वेरिएंस है। तो यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्यों? यस सर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने बताया था कि पी बीटा वन से लेकर बीटा पी तक है, हाँ तो इसके लिए हमें उतने ही इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ। तो सर ये हो पाएगा क्या, मतलब ए तो ग्रेटर देन इक्वल टू बी? हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये है ना, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास पी अननोन है तो जरूरी नहीं कि हमारे पास पी इक्वेशंस भी हो, हमारे पास उससे कम इक्वेशंस भी हो सकते हैं, है ना। तो उस केस में देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा, इसे हमने डिस्कस करना है अभी आगे। ठीक है। यस सर। ठीक, और कोई डाउट है किसी को? यस सर।
और कोई डाउट? तो अब इस लीनियर मॉडल पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो रिजल्ट में फर्स्ट रिजल्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन द मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हमने बात की, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। ये हम ए आई यहाँ पे ले लें, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू n एंड j वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू p। तो जो ए मैट्रिक्स है ये n क्रॉस p का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड रिजल्ट होगा इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू p, ठीक है। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू p, रैंक समझते हैं क्या होता है मैट्रिक्स का, कैसे डिफाइन होता है रैंक? कोई बता यस सर। कोई बता सकता है मुझे किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, कैसे डिफाइन, क्या डिफाइन? नंबर ऑफ रोज, सर कुछ ऐसा, नंबर ऑफ रोज समथिंग। रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। हाँ जी। इंडिपेंडेंट में फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। जैसे सपोज एक मैट्रिक्स हमने लिखा, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक कितना होगा? तो आप देखो क्या रोज में कोई लीनियर रिलेशन तो नहीं है, ठीक है। क्या ये सारी रोज आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अगर इन रोज में कहीं भी किन्हीं 2 रोज के बीच में या किन्हीं 3 रोज के बीच में अगर कोई लीनियर रिलेशन होता है तो रैंक क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सीधे सीधे हमने कहा है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो अगर किन्हीं 2 रोज के बीच में रिलेशन होगा तो हम कहेंगे भाई वहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, ये हमारी रो 1 है, दिस इज आवर रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, ठीक है। तो रो 1 और रो 2 में तो आप देख रहे हैं कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आप R1 और R3 को देखेंगे तो R3 इक्वल टू है 2R1, है या नहीं है? हाँ सर। तो इसका मतलब है R1 और R3 क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एक R3 है, जो रो 3 है, ये R1 पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज यही यहाँ पर, वो रही सिर्फ 2। R1 इंडिपेंडेंट है, R2 इंडिपेंडेंट है, जबकि R3 क्या है? R1 पे डिपेंड करती है। समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब है भाई जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये तो 3 क्रॉस 3 का है, बट इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक होगी 2, बिकॉज हियर ओनली 2 रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, 1 रो इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन अनदर रो। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का था, इसमें 3 रोज हैं, लेकिन हमने देखा भाई 3 रोज में से एक रो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, बाकी 2 रो हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? 2। तो रैंक क्या होता है समझ में आ गया सबको, मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, कैसे डिफाइन होता है? यस सर। तो अब देखो जो ए मैट्रिक्स है हमारा, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, ठीक है।
तो हमने देखा भाई इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू पी, ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू पी, दैट इज, अब जो ए के कंपोनेंट होंगे इन्हें भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज ए वन वैक्टर, ए टू वैक्टर, अप टू ए पी वैक्टर लिखा जा सकता है। अगर मैं ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ए वन वैक्टर, ए टू वैक्टर, अप टू ए पी वैक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। अब हमने ए वन वैक्टर में कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं? एन ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर कितनी रोज होंगी? ये एन रोज होंगी। इसी तरह से यहाँ पे भी एन, इसी तरह से यहाँ पे भी एन रोज होंगी। तो इसका मतलब है जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं? एन रोज हैं और पी कॉलम्स हैं। दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज एन क्रॉस पी। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब जब रैंक को हमने डिफाइन किया तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अब यही हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, कहा जा सकता है ऐसा, हाँ। है ना। ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स डिफाइन होती है, मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं भाई अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो जो ऑपरेशन हम रो में अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो रैंक डिफाइन हो गया। फिर हम कह रहे हैं भाई इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू पी, दैट इज इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। दैट मीन्स ए वन वैक्टर, ए टू वैक्टर, ए पी वैक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही मतलब होगा। हाँ सर। जैसे इस केस में अब इसको हम रिवर्स कह रहे हैं। हमने कहा भाई किसी भी कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी रैंक 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब इसकी रैंक 2 है तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ 2 रोज इंडिपेंडेंट होंगे या 2 कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे। एक रो या एक कॉलम क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा। यही तो मतलब हुआ इसका। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं तो इसे हम इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। rank of A is equal to 2 implies that in the matrix A there are only 2 independent rows or 2 independent columns, कहा जा सकता है ऐसा। हाँ सर। हम्म, सर पर आपने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें अगर हम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ले तो हम्म। वो कैसे होगा? वो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या होगा? हाँ, ट्रांसपोज लेने से होगा। हम्म, अब हाँ मैं सर। जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, है ना, ये डिफाइन कर रहा हूँ। हाँ। तो हाँ। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा यही मैट्रिक्स होगी, क्या जरूरी है ऐसा? नहीं सर। हम्म, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक और रो ऐड कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना। हाँ। मैंने कर दिया 5 7 9। तो इस मैट्रिक्स की भी, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, लेकिन इसकी रैंक अगेन क्या है, 2 है कि नहीं है? हाँ सर। क्योंकि जो R3 है, R3 का रिलेशन है R3 इक्वल टू 2R1, और जो R4 है, R4 का रिलेशन है R1 प्लस R2। यानी R4 फिर से क्या कर रहा है, बाकी रोज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 डिपेंडेंट रोज हैं और सिर्फ 2 क्या हैं, इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की भी रैंक क्या है, 2 है। तो अगर हमें ये मैट्रिक्स नहीं गिवन है और हमें सिर्फ ये गिवन है कि भाई रैंक ऑफ ए क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है भाई जो मैट्रिक्स है उसमें या तो क्या होंगे, 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे या 2 इंडिपेंडेंट रोज होंगे। यही तो मतलब हुआ। हाँ सर। समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? सर एक और चीज। हाँ। सर यहाँ रैंक ऑफ ए इक्वल टू पी है हम्म, तो
हमारा तो ये ट्रांसपोज हो सकता है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन हम कर सकते हैं क्या? बेटा फिर आप देखो नहीं समझ पा रहे। जैसे मैंने कहा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है? तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 का मतलब ये है भाई उस मैट्रिक्स में क्या है, उस मैट्रिक्स में दो इंडिपेंडेंट रोज हैं या दो इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। अब इसी में क्या हुआ, जैसे अभी ये एग्जांपल मैंने लिया था, सपोज करिए ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हमने डिफाइन की। ठीक है, तो इसका जब हम ऑर्डर देख रहे हैं तो ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 3 का है ना? हाँ सर। लेकिन जब इसकी रैंक हम निकालेंगे तो ये रैंक क्या आएगा, 3 आएगा। हाँ। यही होगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि जो R3 है ये R1 पे डिपेंडेंट है, बाकी ये R1 R2 और R4 ये इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ। तो अब ये हमारा क्या था, n क्रॉस p है, और ये वैल्यू क्या आ रही है, सपोज हमारी p आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है रैंक ऑफ p की बात हम कर रहे हैं, तो जब हम कॉलम्स में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं, कॉलम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, p इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। वहीं जब रो की बात होगी यानी n की बात होगी, तो उस केस में क्या होगा, n इंडिपेंडेंट रोज होंगे। यही होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू पी, दैट इज A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड AP वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड p इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हम कितने भी कर सकते हैं ना, हमारे पास पैरामीटर्स क्या हैं, p हैं, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं। तो कंडीशन हो गई भाई p इज लेस देन और इक्वल टू n, क्या होगा, p या तो n के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। क्लियर? यस सर। तो इस केस में जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का रैंक p है, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, देन द मॉडल, दैट मीन्स द लीनियर मॉडल y वेक्टर इक्वल टू a बीटा वेक्टर प्लस e वेक्टर is called Gauss Markov model with full rank। ठीक है, यस सर। तो क्या रिजल्ट हुआ भाई, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ पैरामीटर्स के इक्वल है, उस केस में जो लीनियर मॉडल होगा वो कहलाएगा लीनियर मॉडल विथ फुल रैंक। क्लियर? ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम आगे यूज कर सकते हैं। सर एक बार और बताएंगे ये जो आपने बताया, वो फुल रैंक के बारे में? हाँ, सर वो फुल रैंक के बारे में एक बार और बताएगा? देखो जो मॉडल है हमारे पास y वेक्टर इक्वल टू a बीटा वेक्टर प्लस e वेक्टर, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो a मैट्रिक्स है, इसका रैंक अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स के इक्वल आता है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए हाँ का, हाँ, अगर मैट्रिक्स ए का रैंक
नंबर ऑफ पैरामीटर्स के इक्वल आता है, तो ये मॉडल अपना क्या होगा, फुल रैंक मॉडल। यस सर। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की। नंबर ऑफ पैरामीटर्स से रिलेटेड हमने रिजल्ट तो देख लिया। अब ये पैरामीटर क्या होता है, तो जैसा मैंने लास्ट की क्लास में भी बताया था, ये पैरामीटर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बट दीज पैरामीटर्स आर अन, ठीक है, इन्हीं को हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अ, इसे अगर मैं दी अन पैरामीटर्स दैट इज बीटा जे, ठीक है, आई से हम ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू एन, एंड जे से हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू पी। द अननोन पैरामीटर बीटा जे आर कॉल्ड इफेक्ट्स ड्यू टू jth ट्रीटमेंट और रिग्रेशन पैरामीटर, ठीक है। तो जो पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं, बीटा को या तो आप कहोगे इफेक्ट ड्यू टू jth ट्रीटमेंट और रिग्रेशन पैरामीटर, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कशन किया होगा कि जैसे क्रॉप यील्ड पे हम इफेक्ट देख रहे थे, इफेक्ट ड्यू टू फर्टिलाइजर या इफेक्ट ड्यू टू सीड। तो ये सीड या फर्टिलाइजर क्या है, एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसको कॉमन टर्म में हम ट्रीटमेंट कहते हैं। क्लियर। यस सर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मॉडल हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल में पैरामीटर्स की बात हो रही है, ठीक। तो ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, पैरामीटर्स फिक्स्ड हो सकते हैं या ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैरामीटर फिक्स्ड हैं, जैसा हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में कहते हैं कि हमारे पैरामीटर फिक्स्ड होंगे, तो और इसी तरह से पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडल डिफाइन होता है। तो ये शायद आपके सिलेबस में भी है, तो अलग से आप उसको डिफाइन कर लेना, मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन में इसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। हमने कहा भाई इफ बीटाज आर फिक्स्ड कांस्टेंट, इफ बीटाज आर फिक्स्ड कांस्टेंट, द मॉडल, अब जो मॉडल हमने डिफाइन किया हुआ था, बाई आई इक्वल टू ए आई वन बीटा वन प्लस ए आई टू बीटा टू प्लस अप टू ए आई पी बीटा पी प्लस ई आई वेयर आई टेक्स वैल्यूज 1 टू अप टू एन, यही मॉडल हमने डिफाइन किया था, लीनियर मॉडल। यस सर। तो अब इस लीनियर मॉडल में जैसे बीटा वन है, बीटा टू है या बीटा पी है, ये हमने फर्स्ट सेकंड, जो सेकंड हमने नोट किया, सेकंड में हमने नोट किया भाई दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड इफेक्ट ड्यू टू जेआर ट्रीटमेंट और रिग्रेशन पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब ये क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं या ये रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं भाई बीटाज क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो इस केस में ये मॉडल, दिस मॉडल इज नोन एज फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और मॉडल फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या होता है या मॉडल
फर्स्ट क्या होता है। तो सिंपली आप कहोगे भाई जो लीनियर मॉडल है हमारे पास, इस लीनियर मॉडल में ये जो बीटास की वैल्यू होंगी, पैरामीटर्स की वैल्यू होंगी, ये क्या होंगी, फिक्स्ड कांस्टेंट होंगी, सारी की सारी हैं, बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा पी, ये सारे क्या होंगे, फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे। तो मॉडल हमारा क्या होगा, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। ठीक है, समझ में आ गया फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या होता है। यस सर। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में सारे पैरामीटर्स जो भी इन्वॉल्व हैं वो सारे पैरामीटर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन पर्टिकुलर इफ ए आई वन इक्वल टू वन, ए आई वन इक्वल टू वन फॉर एवरी आई varies from 1 to up to n, so that y I इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा वन प्लस ए आई टू बीटा टू प्लस अप टू ए आई पी बीटा पी प्लस ई आई, यही होगा। हाँ सर। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, फर्स्ट कोफिशिएंट की वैल्यू वन ले, तो इस तरह का मॉडल मुझे मिलेगा। ठीक है, और ये तो अब पता ही है हमें कि आई की वैल्यू क्या होगी, वन से लेके एन तक वेरी करेगी। ठीक है, देन देन बीटा वन is an additive constant and is called जनरल इफेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली जो मॉडल था, इस मॉडल में फर्स्ट कोफिशिएंट का वैल्यू वन पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का मॉडल मिल रहा है। तो इस मॉडल में अब देखिए, ये ऑलरेडी हमें नोन है, जो बीटा वन बीटा टू बीटा पी है, सारे फिक्स्ड कांस्टेंट हैं। ठीक है, और इसमें से अब ये बीटा वन क्या रहेगा, हर मॉडल में सेम रहेगा, है ना। जैसे अगर मैं ये ले, वाई वन इक्वल टू बीटा वन प्लस टू बीटा टू प्लस थ्री बीटा थ्री, इसी तरह से वाई टू इक्वल टू वन, तो यहाँ पे ये बीटा वन का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जो बीटा वन है, दिस बीटा वन इज known as general effect, that is general effect of beta 2 beta 3 and error term, यहाँ पे error term भी होगी e1 plus e2। ठीक है, this beta 1 is known as general effect of beta 2 beta 3 and e1। क्लियर है, यस सर। ये जनरल इफेक्ट क्या होता है और ये एरर इफेक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें क्रॉप यील्ड की हम बात कर रहे थे। तो वहाँ पे आपने बताया था भाई, जब क्रॉप यील्ड में वेरिएशन हो रहा है, तो वो क्रॉप यील्ड का वेरिएशन क्या है, वो ड्यू टू सीड क्वालिटी हो सकता है, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ड्यू टू रेन हो सकता है, ड्यू टू सॉइल फर्टिलिटी हो सकता है ना। तो क्या होगा, एक ओवरऑल इफेक्ट भी होगा ना इन सारे फैक्टर्स का। एक तो इंडिविजुअल इफेक्ट हुआ कि इंडिविजुअल सीड का इफेक्ट क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी क्या है। एक क्या होगा कि इन सबका एक जनरल इफेक्ट भी होगा, एक ओवरऑल इफेक्ट भी आ रहा होगा, होगा ऐसा। यस सर। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ए आई वन को हमने मॉडल वन ले लिया। तो इस तरह का जो मॉडल डेवलप होगा, ये क्या करेगा, फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसी तरह के मॉडल्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के मॉडल्स की एनालिसिस करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो था जब बीटास क्या थे, हमारे फिक्स थे। ठीक है, अब दो टर्म और हैं यहाँ पर, दो कंडीशंस और हैं। तो सेकंड कंडीशन हो गई भाई, हमने अज्यूम कर लिया, सपोज इफ वी अज्यूम
that beta 1, beta 2 up to beta p all are random variables. Then the model is called random effect model or मॉडल सेकेंड। ठीक है, तो अब डिफरेंस समझ में आ गया। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या होता है और रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होता है। आप एक्सप्लेन करोगे कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में जो लीनियर मॉडल हमने डिफाइन किया था उसमें जो पैरामीटर्स होंगे दैट इज बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा पी, वो अगर सारे के सारे फिक्स्ड कांस्टेंट हैं तो वो लीनियर मॉडल हमारा फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होगा। और अगर बीटा 1 बीटा 2 बीटा पी सारे के सारे रैंडम वेरिएबल हैं तो वो मॉडल हमारा रैंडम इफेक्ट मॉडल। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल को मॉडल फर्स्ट कहेंगे, रैंडम इफेक्ट मॉडल को मॉडल सेकंड कहेंगे। ठीक है, इसी में एक मॉडल थर्ड भी होता है। अब ये मॉडल थर्ड क्या होता है ये समझो। इफ सम ऑफ बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा पी आर रैंडम वेरिएबल्स, वाई द रिमेनिंग आर फिक्स्ड कांस्टेंट मॉडल is called a mixed effect मॉडल और मॉडल थर्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या होता है, रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होता है और मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या होता है। यस सर। अब मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में क्या होगा, जैसे सपोज हमारे पास क्या है, चार पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो चार में से दो पैरामीटर्स तो हमारे फिक्स्ड हैं और दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो रैंडम वेरिएबल हैं। तो इस तरह का मॉडल मॉडल इस तरह से डिफाइन करें कि उसमें दो पैरामीटर्स को तो हम फिक्स ले रहे हैं, दो पैरामीटर्स को रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, तो मॉडल हमारा मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होगा जिसे हम मॉडल थर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जनरली ये मॉडल फर्स्ट मॉडल सेकंड और मॉडल थर्ड की जब बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होता है। जैसे आप आर में कोई एनालिसिस कर रहे हो या पाइथन में कोई एनालिसिस कर रहे हो या एसपीएसएस में कोई एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें जो भी इनबिल्ट फीचर्स होंगे या इनबिल्ट पैकेजेस होंगे तो वो सिंपली जो रिजल्ट जनरेट करेंगे वो मॉडल फर्स्ट के टर्म्स में, मॉडल सेकंड के टर्म्स में, मॉडल थर्ड के टर्म्स में रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मॉडल फर्स्ट का क्या मीनिंग है, मॉडल सेकंड का क्या मीनिंग है, मॉडल थर्ड का क्या मीनिंग है। क्लियर, मॉडल फर्स्ट इज फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, मॉडल सेकंड इज रैंडम इफेक्ट मॉडल एंड मॉडल थर्ड इज मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब जो लीनियर मॉडल हमने डिफाइन किया है इसे अनुवा मॉडल और रिग्रेशन मॉडल से रिलेट करते हैं। तो आप लोगों ने रिग्रेशन मॉडल तो पढ़ा होगा, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ी है ना या नहीं पढ़ी है। सर कोरिलेशन रिग्रेशन। हाँ, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा होगा। सर सिंपल पढ़ा है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन नहीं पढ़ा है। नहीं सर। तो सिंपल की बात करें तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये पढ़ा होगा ना आपने। हाँ सर। तो ये आप बता सकते हैं ये इसके सिमिलर है या नहीं है। हम्म, ये भी तो एक मॉडल है ना। यस सर। अब बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ में ए इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
तो ये हम कहते हैं भाई ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल है। इसी को जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ इसे हम स्टैटिस्टिकल मॉडल कह देते हैं। तो ये डिफरेंस क्या होता है मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल में, कोई बता सकता है? Yes, sir. Error term included in statistical model, but mathematical model there is no error term. गुड। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल में तो सिंपली हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल में हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल के साथ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होती है। यानी यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो चांस बेस्ड है ना। तो चांस बेस्ड है तो ये ऑब्वियस है भाई, यहाँ पे क्या हो सकती है, कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडल में कोई एरर टर्म इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। हम क्या करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में कोई एरर टर्म इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे हमने यहाँ पे करी है ना। अभी तक ये जो मॉडल था y इक्वल टू ए बीटा, ये तो अभी तक मैथमेटिकल मॉडल था। हमने इसमें क्या कर दिया, एरर टर्म भी इंट्रोड्यूस कर दी। तो इसका मतलब एरर टर्म इंट्रोड्यूस होते ही ये सारे क्या हो गए, रैंडम वेरिएबल। ये y वेक्टर क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, है ना। ये रैंडमली क्या कर रहा होगा, वैल्यूज ले रहा होगा, है ना। तो इस केस में जैसे ही एरर इंट्रोड्यूस हुई देन दिस मॉडल इज टर्म्ड एज स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो डिफरेंस क्लियर है सबको, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है और स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है। यस सर। तो अब हम जो डील करते हैं वो, अब ऑब्वियस है हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में डील करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखा था हमने यहाँ पर, ये दोनों आइडेंटिकल थे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसी को हम रिलेट करते हुए चलते हैं। तो अब इस पे कंडीशंस निकल के आते हैं, देखो क्या कंडीशंस होती हैं। ये सेवंथ रिजल्ट हम कर रहे हैं। इंडिकेटर वेरिएबल समझ में आता है आप लोगों को, इंडिकेटर वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज इंडिकेटर वेरिएबल? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपने पढ़ लिए अभी नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। पढ़े हैं। उसमें आपने डिस्क्रीट केस में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। हाँ क्या होता है? सर, उसका पीएमएफ। हाँ नहीं, होता क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन? कब आप कहोगे कि आपका, Random हाँ random variable x assume one value with probability p and zero with probability 1p. here x can take only two values, either 0 or 1. 0 with probability 1 minus p and 1 with probability p. Okay, so here x is an indicator variable. This indicate the happening of failure एंड हैपनिंग ऑफ सक्सेस। जैसे आप सिक्का उछालते हो तो सिक्का उछालने में क्या होगा, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। पासा फेंकते हो, पासा फेंकने में सिक्स आएगा या सिक्स नहीं आएगा। जब सिक्स आ रहा है तो वो आपका सक्सेस है, जब सिक्स नहीं आ रहा है तो वो फेलियर है। इसी तरह से सिक्का उछालने में हेड आ रहा है तो वो सक्सेस, हेड नहीं आ रहा है तो वो फेलियर। तो सक्सेस को हमने वन से इंडिकेट कर दिया और फेलियर को जीरो से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इस तरह से इंडिकेशन दे रहा है आइदर सक्सेस और फेलियर, दैट वेरिएबल इज नोन एज इंडिकेटर वेरिएबल। समझ में आ गया क्या है इंडिकेटर वेरिएबल? यस सर। ठीक है, x इक्वल टू वन दैट मीन्स प्रजेंस ऑफ सम फिनोमेना एंड x इक्वल टू जीरो मीन्स absence ऑफ सेम फिनोमेना। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रेजेंट को हम वन से डिनोट कर लेते हैं, absence को जीरो से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जेंडर में ही बात करें तो मेल को हमने वन से डिनोट कर लिया, फीमेल को जीरो से डिनोट कर लिया, या फीमेल को वन से डिनोट कर लिया, मेल को जीरो से डिनोट कर लिया।
ठीक है। तो ये वेरिएबल जो हम इस तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, दैट वेरिएबल इज नोन एज इंडिकेटर वेरिएबल। क्लियर है? यस सर। तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया इफ ए आई जे, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 1। अब ये हम डिफाइन कर सकते हैं भाई, जीरो कब होगा। हमने कहा भाई दिस ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 इफ jth इफेक्ट if jth effect is absent and 1 if jth effect is present। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। यस सर। then the resultant model is an ANOVA, is an ANOVA model। ANOVA stands for analysis of variance। ठीक है, ANOVA stands for analysis of variance, analysis of variance model और experimental design। ठीक है, अब ये ANOVA मॉडल क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लो। ANOVA stands for analysis of variance। ठीक, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस basically is a technique which divides the total variation into two orthogonal components। One is variation due to assignable causes or assignable factors, and another one is variation due to non assignable causes or non assignable factors। ये ऑलरेडी हम एक एग्जांपल से इसे हमने समझा था। हमारे पास 3 प्लॉट्स थे, उन 3 प्लॉट्स में क्रॉप यील्ड हम देख रहे थे, तो वो क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। तो क्रॉप यील्ड में क्या था, वेरिएशन था। तो फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया भाई ये वेरिएशन क्यों आ रहा है। तो आपने बताया भाई ये वेरिएशन क्या है, सीड क्वालिटी की वजह से है, फर्टिलाइजर की वजह से है, सॉइल फर्टिलिटी की वजह से है, वेदर कंडीशंस की वजह से है। ठीक है, तो उस वेरिएशन को हमने मेनली क्या कर दिया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने कहा वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज और दूसरा कहा वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल कॉजेज। ठीक है, दैट इज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। दैट प्रोसीजर इज नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। समझ में आ गया क्या है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस? क्यों? यस सर। अभी आगे इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपली अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम कोफिशिएंट की वैल्यू 0 या 1 में लें तो जो मॉडल हमें मिलेगा दैट मॉडल इज आवर अनोवा मॉडल। ठीक है, अब ये 0 का मतलब है भाई इफेक्ट क्या होगा, अब्सेंट होगा। 1 का मतलब है इफेक्ट प्रेजेंट होगा, दैट इज इफेक्ट ड्यू टू सीड, इफेक्ट ड्यू टू फर्टिलाइजर, है ना। तो वो हमारे क्या थे, फैक्टर्स थे, उनका मैग्नीट्यूड हम देख रहे थे। तो वो हमारे क्या होंगे, पैरामीटर्स हो गए जिन्हें हमने एस्टिमेट करना है, जिनका इफेक्ट हमने एस्टिमेट करना है। तो कहीं पे क्या हो सकता है, वो प्रेजेंट हो सकता है, वो अब्सेंट हो सकता है। जब प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, जब अब्सेंट है तो कोफिशिएंट की वैल्यू 0 ले। तो ऑटोमेटिकली हमारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, या तो मॉडल में दिखेंगे या मॉडल में अब्सेंट होंगे, या तो पैरामीटर्स हमारे मॉडल में प्रेजेंट होंगे या मॉडल में अब्सेंट हो जाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज फर्टिलाइजर की ही बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लें सपोज दैट द यील्ड ऑफ a crop
is considered as the result of application of, suppose, three fertilizers, say N, P and K. N stands for nitrogen, P for phosphorus and K for potash. Okay, assume that expected in suppose plot 1 is beta 1 plus beta n plus beta p, and expected yield in suppose plot 2 is equal to beta 1 plus beta n plus beta। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पैरामीटर्स तो हमें तीन लेने थे। एक पैरामीटर हमारा n को रिप्रेजेंट करता, दैट इज बीटा p। एक पैरामीटर हमारा p को रिप्रेजेंट करता, दैट इज बीटा p। और एक पैरामीटर हमारा k को रिप्रेजेंट करता, दैट इज बीटा k। ठीक है, तीन पैरामीटर्स हैं। अब जो फर्स्ट मॉडल हमने बनाया, ठीक है, फर्स्ट जो यील्ड हम ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड हम ले रहे हैं, सपोज दैट एक्सपेक्टेड यील्ड फ्रॉम आवर प्लॉट फर्स्ट। तो प्लॉट फर्स्ट में हमने क्या किया है, फिर इसका मतलब है प्लॉट फर्स्ट में हमने सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अप्लाई किया है। ये तो मतलब हुआ, यहाँ पे बीटा वन, ये मैंने बताया था, बीटा वन इज आवर जनरल इफेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो अब जब यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डेवलप कर रहे होंगे, तो कोफिशिएंट तो क्या होगा, बीटा एन के लिए भी होगा, जिसे आप ए आई एन कहोगे। बीटा पी के लिए भी कोफिशिएंट होगा, जिसे आप ए आई पी कहोगे। बीटा के लिए भी कोफिशिएंट होगा, जिसे आप ए आई के कह। ठीक है, और ये जो ए आई वन है, ये हमने क्या किया है, वन पे फिक्स किया है। ठीक है, यस। तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट यहाँ पर है, दिस इंप्लाइज दैट द कोफिशिएंट, अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी बन रही होगी ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे ये 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ। तीन कोफिशिएंट हैं, पहला कोफिशिएंट फर्स्ट पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कोफिशिएंट सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा थर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और दो ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, दो प्लॉट में हमने वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो A1N, A1N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। A1P की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन A1K की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। ऐसा? हाँ सर। इसी तरह से A2N, इसकी वैल्यू 1 होगी। A2P, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और A2K, इसकी वैल्यू 1 होगी। होगा ऐसा? यस सर। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे बनी ए, ये बन गई 1 1 0 1 0 एंड 1, इस तरह से। ठीक है, और ये अंडरस्टूड है भाई, ये बीटा वन का कोफिशिएंट 1 1 ये दो जगह होगा, तो ये एक्चुअल में ये मैट्रिक्स हमारी बन रही होगी 1, इस तरह से। ठीक है, बीटा सर वन तो इसमें बीटा टू वन इसमें का किसका इफेक्ट सर दिखा बीटा रहा वन इज द जनरल इफेक्ट। ओके, beta 1 is general effect, that is effect due to n p and some error term। ओके। okay? तो जब इस ए मैट्रिक्स में आप ये बीटा वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, बीटा 1 बीटा 2, है ना, तो ये इसी तरह का रिजल्ट निकल के आएगा। होगा ऐसा? यहाँ पे कितने हैं, तीन है ना, पैरामीटर्स तो तीन है, बीटा एन, बीटा पी एंड बीटा के। यही होगा। सर फिर हम वो बीटा वन का वन वन को रखे या फिर नहीं? हाँ, वो भी रहेगा, बीटा 1 रहेगा ना, इस तरह से। ठीक है,
हाँ सर। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीटा वन प्लस बीटा एन प्लस बीटा पी यही आएगा, बीटा वन प्लस बीटा एन प्लस बीटा पी, क्यों? यस सर। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं भाई, जो वाई वेक्टर है, वाई वेक्टर में दो कंपोनेंट है, वाई वन एंड वाई टू। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में वन 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 जीरो वन वन जीरो वन, और बीटा वेक्टर में तीन कंपोनेंट है, बीटा एन, सॉरी बीटा वन, बीटा एन, बीटा पी एंड बीटा के, यही है, क्यों? यस सर। तो जब भी मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स इस तरह से होगी, वन जीरो जीरो वन इस तरह की टर्म्स में होगी, तो इसका मतलब है जो मॉडल हमें गिवन है दैट मॉडल इज आवर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। समझ में आ गया क्या है अनोवा मॉडल, कैसे डेवलप होगा? यस सर। अब नेक्स्ट हुआ, इसी एआई की बात करें, इफ ए आई जे इज इक्वल टू सपोज एक्स जे, where j varies from 1 to up to p a concomitant or independent or regressor or regressor variable, then expected value of yi will be beta 1 plus beta 2 x i2 plus beta 3 x i3 plus and so on। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में मैंने ले लिया। ठीक है, मेरे पास सपोज क्या हो गए, पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या सिंगल हम कंसिडर कर लेंगे, सिंगल हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हो ना, या कॉनकॉमिटेंट वेरिएबल या रिकर्सर वेरिएबल? यस सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या करेगा, कोई भी स्टडी वेरिएबल है उसे लीनियरली अफेक्ट करेगा। जैसे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, अगर मैं आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस की स्टडी करने जाऊँ तो इसमें क्या होगा, जो आपका आईक्यू होगा, ठीक है, वो आईक्यू क्या होगा, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एज ए कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल वर्क कर रहा होगा। वो आईक्यू क्या करेगा, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। अगर आपका आईक्यू ज़्यादा है तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर आपका आईक्यू कम है तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल आ गए, तो स्टडी वेरिएबल आ गए, यानी मैं आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी कर रहा था, लेकिन उसके साथ क्या है, एक और वेरिएबल एसोसिएटेड है जो उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है y तो मेरा स्टडी वेरिएबल है, और यहाँ पे जो xi2 xi3 इस तरह के वेरिएबल हैं सारे क्या हैं, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम क्या ले लें, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल्स ले लें, तो ये मॉडल हमारा इस तरह का बनेगा, एंड दिस मॉडल इज नोन एज रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे लिख लें, देन द मॉडल इज रिग्रेशन मॉडल। समझ में आया? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल, कोफिशिएंट मैंने एक ही लिया, वेरिएबल एक ही लिया, अब ये तो अंडरस्टूड है भाई, ए आई वन इक्वल टू वन है और ए आई टू इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, बाकी सारे कोफिशिएंट मेरे क्या हैं, जीरो हैं। तो आप सिंपली देखोगे वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स, यही मिलेगा। यस सर। और ये क्या होता है, दिस मॉडल इज आवर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, होता है कि नहीं होता है? हाँ। ठीक है, तो सिंपली क्या किया मैंने, जो कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट की जगह पे मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल वो क्या है, रिग्रेसर वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल है, तो उस केस में मॉडल क्या हो जाएगा, रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा। समझ में आ गया?
यस सर। तो कैसे कैसे हमने लीनियर मॉडल को अनोवा मॉडल और रिग्रेशन मॉडल से रिलेट किया, क्लियर? यस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आप अनोवा मॉडल यूज करोगे, कब रिग्रेशन मॉडल यूज करोगे, ठीक है? तो अब देखो फिर से वो इसी क्वेश्चन में आ जाओ जहाँ पे हम प्लॉट जो यील्ड प्लॉट यील्ड की हम बात कर रहे थे। तो प्लॉट यील्ड में हमने देखा भाई हमारे पास क्या था, फैक्टर्स थे जैसे सीड था, सीड की डिफरेंट वैरायटीज थी, और फर्टिलाइजर था, फर्टिलाइजर की डिफरेंट वैरायटीज थी, जैसे इसी केस में हमने एनपीके ले लिया, ठीक है? तो अब ये वैरायटीज क्या है एक्चुअल में, ये कैटेगरीज में है, ठीक है? ये कैटेगरीज है, यहाँ पे फर्टिलाइजर की कितनी कैटेगरी बन रही है, 3 कैटेगरी बन रही है। वहीं सीड में मैं देखूँ तो सीड में मैं 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी बना सकता हूँ, कर सकते हैं ऐसा, क्यों? यस सर। वहीं जब मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया कॉन कॉमिटेंट वेरिएबल का, जिसमें मैं आईक्यू को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा था, तो ये आईक्यू इस केस में क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, इसको तो हम कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दिस इज आवर कंटिन्यूअस मेजरमेंट। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस मेजरमेंट में होगा। कंटिन्यूअस मेजरमेंट, कंटिन्यूअस क्या होंगे, कंटिन्यूअस वैल्यूज आर मेजर्ड वैल्यूज, है ना? 3 तरह की डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कैटेगरिकल, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस एंड measured continuous, sorry, discrete quantitative and measured quantitative, होता है ऐसा। यस सर। कैटेगरीज में जैसे जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल में हम कैटेगराइज कर सकते हैं डेटा को, एक डेटा टाइप तो ये हो गया। दूसरा डेटा टाइप होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट दैट इज मेजर्ड थ्रू काउंटिंग, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी क्लास में सपोज क्या है 10 स्टूडेंट हैं, तो क्या हो गया भाई, उस क्लास में एक छोटी हाइट का स्टूडेंट आ जाता है, तो आप ये तो नहीं कहते ना कि 10.5 स्टूडेंट हो गए क्लास में, या 11 स्टूडेंट हो गए, कहते हो ऐसा? यस। क्या कहोगे, सीधे कहोगे भाई 11 स्टूडेंट हो गए। इसी तरह से अगर कोई लंबी हाइट का स्टूडेंट आ जाता है, तो आप ये नहीं कहते हो भाई 11.25 स्टूडेंट हो गए या 11.5 स्टूडेंट हो गए, आप कहोगे 11 स्टूडेंट है। अगर दोनों को मिला के कहोगे तो 12 स्टूडेंट है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली काउंटिंग हो रही है, एज ए होल आप काउंटिंग कर रहे हो। अब स्टूडेंट्स को मेजर आप कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वांटिटी तो मेजर कर रहे हो, लेकिन वो मेजर्ड वैल्यूज क्या है, होल नंबर्स में है, तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा। वहीं जब आप सिंपली मेजरमेंट्स कर रहे होगे, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, सीजीएस सिस्टम में बात करें तो लेंथ को आप मेजर करते हो सेंटीमीटर में, वेट को मेजर करते हो ग्राम में, टाइम को मेजर करते हो सेकंड में। इस तरह से जब मेजरमेंट्स होंगे तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसे इंटरवल में डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ भाई 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में हाइट है, और इसमें 15 स्टूडेंट हैं, यानी 15 स्टूडेंट की हाइट क्या है, 150 से 160 के बीच में है, कह सकते हैं ऐसा, यस। है ना? तो इसी तरह से मैं आईक्यू को क्या कर सकता हूँ, इंटरवल में डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ भाई 110 टू 120 आईक्यू है, इसमें 20 स्टूडेंट हैं, किया जा सकता है। तो जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यूज को इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं, दैट वेरिएबल इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है? वो ओबियसली वो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू, वो मेजर्ड वैल्यू या तो काउंटिंग के थ्रू मेजर होगी होगी या सिंपली मेजरमेंट्स के थ्रू होगी, क्लियर? तो जी दो चीजें होती, एक हो गया कैटेगरिकल वेरिएबल और एक हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में क्या है, यस सर। ठीक? तो अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, जब अनोवा की बात हो रही है, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस ही निकाल रहे हैं। हम फर्टिलाइजर के बीच में कि किसका इफेक्ट ज़्यादा है, एन का इफेक्ट ज़्यादा है, पी का इफेक्ट ज़्यादा है या के का इफेक्ट ज़्यादा है ना? तो यही तो हम कर रहे हैं, डिफरेंसेस तो निकाल लें। अब जो दूसरा था जिसमें हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, एक मैंने आईक्यू मेजर कर लिया, एक सपोज स्टूडेंट का वेट मेजर कर लिया। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि क्या वेट का इफेक्ट तो नहीं पड़ता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, या हाइट का इफेक्ट तो नहीं पड़ता है ना? एक सपोज सपोज कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये दोनों क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और ये मेरे कैटेगरिकल वेरिएबल। तो जो अनोवा यूज करते हैं, ये अनोवा में क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं, और इन कैटेगरीज के बीच में हम
डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहीं जब जो दूसरा मॉडल हमने डिफाइन किया था रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन मॉडल में क्या होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा और यहाँ पर हम डिफरेंसेस की जगह पे कोरिलेशन चेक कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्या वर्क होगा क्या वर्क होगा रिग्रेशन में? क्यों? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया अनोवा मॉडल और रिग्रेशन मॉडल। एक तीसरे तरह का मॉडल भी होता है। ठीक है, अब हमने अभी तक हमने देखा भाई, अगर हम कोफिशिएंट्स को क्या करें, कैटेगरीज में ले लें, 0 और 1 में ले लें, तो उस केस में जो मॉडल हमारा डेवलप होगा दैट मॉडल विल बी आवर अनोवा मॉडल। और वहीं जब हम कोफिशिएंट को क्या करें, वेरिएबल की टर्म्स में ले लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कॉन्कॉर्डेंट वेरिएबल, सिंपली कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो इस केस में जो मॉडल हमारा बनेगा वो रिग्रेशन मॉडल बनेगा। इतना समझ में आया सबको? क्यों? यस सर। अब एक थर्ड मॉडल भी होता है। थर्ड मॉडल में क्या होगा, कुछ वेरिएबल क्या होंगे, कैटेगरिकल होंगे, और कुछ वेरिएबल हमारे, सॉरी, कुछ कोफिशिएंट्स हमारे इंडिकेटर कोफिशिएंट होंगे और कुछ कोफिशिएंट हमारे वेरिएबल्स होंगे। तो इस तरह का मॉडल ये कहलाता है एनकोवा मॉडल, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मॉडल। ठीक है, तो तीन मॉडल हो गए, एनकोवा मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल, रिग्रेशन मॉडल एंड एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मॉडल। तो यही शायद आपके सिलेबस में है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, यस सर। तो ये कुछ रिजल्ट थे लीनियर मॉडल पे बेस्ड, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब फिर हम आगे इसको, जैसे अनोवा मॉडल की एनालिसिस क्या है, उसमें कैसे पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे, रिग्रेशन मॉडल में कैसे पैरामीटर्स एस्टिमेट होंगे, और एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मॉडल में कैसे पैरामीटर्स एस्टिमेट होंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेबस है, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले लीनियर मॉडल में कैसे हम एस्टिमेशन थ्योरी क्या कहती है, लीनियर मॉडल्स में कैसे एस्टिमेट करेंगे, और कब हमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, कब हमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना करते हैं। यस सर।